आज है हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास तक हम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा खत्म हो गया था, क्यूएनए भी कर लिया था, प्रीवियस ईयर भी लगा लिए थे, है ना। उसका क्यूएनए हम लोग एक क्लास हर हफ्ते में रख के और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि टॉपिक वाइज ढेर सारे क्वेश्चंस कराने हैं, उसके लिए अभी आपको टाइम लगेगा। ठीक, साथ साथ में आपका इधर कंटेंट चलता रहेगा, ठीक है। तो नया चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा, इसमें भी क्वेश्चंस करेंगे और उधर पैरेलली जो खत्म हो गया उसको भी रिवाइज करते रहेंगे और टॉपिक वाइज। अभी हम लोगों ने क्या खत्म किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में? अभी जो इस टाइम पे हम लोगों ने खत्म किया है कुलम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस लगा लिए थे सारे के सारे, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कुलम्स के ऊपर। अगली जो क्लास लगाऊंगा, अब हर सैटरडे को आपको क्यूएनए रखूंगा, ठीक है। तो सैटरडे को हमेशा एक क्यूएनए रहेगा, तो जिससे कि आपका क्लास डिस्टर्ब भी नहीं होगा और आपको हफ्ते में 2 क्लासेस रेगुलर आपको नए चैप्टर की मिलती रहेगी, ठीक है। और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग क्यूएनए करेंगे अगली क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का आपका है टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए ये बताइए, क्लास 10th में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो क्या जानते हैं आप इलेक्ट्रिक करंट का मतलब? अगर 10th क्लास का एनसीईआरटी का पढ़ा हो तो उसमें क्या होता था, एक कोई कंडक्टर, देखिए बहुत अच्छा एनिमेशन लेके आए आज, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, आपको कुछ दिख रहा है कि क्या ये कुछ आगे की तरफ फ्लो कर रहा है ना, छोटे छोटे आपको दिख रहा है। ये क्या है, चार्ज, देखिए एक पे पॉजिटिव बना है, एक पे नेगेटिव बना है। अच्छा एक चीज नोटिस किया कि हमने अलग अलग कंडक्टर का यूज किया है ना। आपको अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं तो उसमें ध्यान से हर एक चीज को ध्यान रखिएगा पूरी क्लासेस में, कि यहाँ पर किसी एक चार्ज को ही लेके चलेंगे, दोनों चार्ज को एक साथ लेके नहीं चलेंगे। अगर कभी भी अगर मैं कहूँ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक, तो आप क्या कहोगे, सर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है ए टू बी, या फिर नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है बी टू ए, दोनों में से कोई एक ही बात लेके चल सकते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की जो बचपन से डेफिनेशन पढ़ी है कि नेट चार्ज फ्लोन थ्रू द कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A from end A to B in time interval t, then electric current will be defined as the ratio of the charge flow through the conductor in time t, है ना, या फिर rate of flow of charge with respect to time। ये बेसिक डेफिनेशन है जो हमें पता है। इन सब का मतलब सिंपल सा है कि अगर कोई एक कंडक्टर है, मतलब एक वायर है, कंडक्टर क्या होता है बताइए, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना। जैसे घर में लगा हुआ है जो वायर लगा होता है घर के अंदर, वो कैसा होता है, उसे कहते हैं कंडक्टर, है ना। मेटल से बनी हुई कोई भी चीज क्या होती है, कंडक्टर। कंडक्टर वर्ड का मतलब क्या है, जिसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हो, एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना। चलिए, तो इसका मतलब उसके स्ट्रक्चरल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर मतलब क्या कहता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड बनता है तो स्ट्रक्चर बनता है, कोई भी मैटर बनता है। उसके बाद में उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, है ना, जिसको क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, जो धातु के अंदर या फिर वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर, मेटल के अंदर वो कहीं भी घूम सके, है ना, इधर उधर जा सके, उसको कोई बांध नहीं रहा है अपने पास, इसीलिए उसको वर्ड यूज करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देते हैं कि जब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हमने एक तरफ पॉजिटिव मतलब बैटरी, एक कोई बैटरी ले ली, उसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो उसके हमने ये देखा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। ऊपर वाला डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है कि प्रोटॉन फ्लो कर रहा है ना। इसको मैंने ए लिख दिया, इस एंड को इसको लिख दिया बी, और यहां पर देखो बीच में शेडेड रीजन बनाया है मैंने, ये क्या है, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को देखता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स भी आपके देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया ए से ही फ्लो हो रहे हैं, है ना। तो फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, एनी मीडियम हैविंग फ्री इलेक्ट्रिक चार्जेस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी मैंने इसी के ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया था, मेटल के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझाया, ठीक है। तो पहला टॉपिक था आपका इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग ने समझ लिया व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम किसी भी टाइम पर, एक कोई इंस्टेंट टाइम पर, वैसे मैं बोल दिया मैंने टी फॉर टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। देखो अब मैंने एक फिक्स टाइम पर पूछा ना तुमसे, तो अब यहां पर देखो ध्यान से, स्टार्ट कहां से किया था मैंने, टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड से, और कहां एंड किया मैंने, टी इज इक्वल टू 1, बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मैंने दिया, है ना। तो ऐसे केस में हम इसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस, क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट, है ना। ये वर्ड जो फिजिक्स में कई बार यूज होता है इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल, है ना। किसी भी इंटरवल, मतलब जब इंटरवल को बहुत छोटा कर दो,
किसी एक फिक्स टाइम की बात करें, मैंने कहा कि अभी स्टार्ट किया, आपने कहा कि सर अभी तो शुरू किया, अभी कैसे खत्म करते, मैंने कहा इसी इंस्टेंट बताओ, है ना। कोई भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, मैंने कहा कि t इक्वल टू 2 सेकंड होगा, मुझे बताओ इस समय आपका क्या स्टेटस है, मतलब आपके अंदर क्या चेंज आया, ठीक। तो अब मैं किसी भी, जब मैं टाइम को बहुत स्मॉल कर दूं, ठीक, तब क्या बन जाता है आपका करंट, इंस्टेंटेनियस करंट बन जाता है। तो जैसे कि इसको फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, ये वर्ड का मतलब, ये लिमिट लिखा हुआ है, LIM जहां लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, लिमिट, ठीक है। हमने किसको लिमिट किया, टाइम को लिमिट किया। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है सर चेंज को। ये सब मैंने आपको 11th के बेसिक मैथ में सिखाया था, है ना। डेल्टा मतलब चेंज, अगर डेल्टा किसी भी क्वांटिटी के आगे लग जाए, मतलब उस क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है, तो चेंज इन टाइम को मैं कंट्रोल कर रहा हूं, ठीक। अब मैंने कहा कि इसकी जो वैल्यू है बहुत छोटी होनी चाहिए, एरो का मतलब है कि इसकी वैल्यू 0 के आसपास होनी चाहिए, है ना, मतलब बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। ऐसे केस में जो आपका करंट होगा, तो लिमिट किस पे कहना है, चेंज इन चार्ज अपॉन, चेंज इन चार्ज का मतलब क्या है, जब t इक्वल टू 0 था, चार्ज तो तब भी थे कंडक्टर के अंदर, लेकिन वो फ्लो नहीं कर रहे थे, है ना। चेंज क्या आया, जब उसके अंदर फ्लो होने लगा, वही चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर से अपॉन जितना उसको टाइम लगा, ठीक। अब इसमें हमने डेल्टा टी को क्या करते हैं, बहुत जीरो 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 की तरफ बढ़ा दिया, मतलब बहुत छोटा कर दिया। तो मैंने क्या सिखाया था आपको, स्मॉल डी कभी देखो किसी भी क्वांटिटी के आगे, इसका मतलब क्या है, वेरी स्मॉल, स्मॉल चेंज। डेल्टा मैंने क्या सिखाया था कि ये एवरेज चेंज होता है, और डी क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब बहुत छोटे इंटरवल में बहुत थोड़ा सा चार्ज चेंज होगा, तो ये क्या बन जाएगा, डी क्यू अपॉन, समझ गए। तो I इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बन गया इंस्टेंटेनियस के लिए, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन, ठीक है, आसान है अभी तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, करंट कैसी क्वांटिटी है भाई, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक। और क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ही देख रहा हूँ ना, चार्ज का कोई डायरेक्शन तो नहीं बताया, है ना। और ये कोई डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं थी, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को भी फॉलो नहीं करता है, ठीक। स्केलर मतलब देखो ना, आप कभी सुना है क्या, 2 एम्पियर ईस्ट, किसी ने तुम्हें आज तक बताया, कहते हैं 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, किसी ने डायरेक्शन बताया कभी भी नहीं, बिकॉज ये डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करती है कि कितने टाइम में कितना चार्ज जा रहा है, बस। तो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जब वैल्यू की बात होती है तो वो कभी भी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होता, तो स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। चलिए, और ये इसकी असाइनमेंट क्या होगी, इसकी असाइनमेंट होती है एम्पियर। चलिए अब मैं वापस से जाऊंगा डायमेंशन पर, यहां से जाना आसान है, ठीक। डायमेंशन के लिए कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, आप चाहेंगे तो यहीं से कर लेंगे। चार्ज क्या होता है, कूलम, और टाइम होता है सेकंड। कूलम पर सेकंड आपका क्या होता है, यूनिट होती है, एम्पियर, है ना, एम्पियर। अच्छा, इसी को हमने क्या बोला, एम्पियर, दोनों बराबर ही हैं, ठीक। यूनिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिट ऑफ करंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। और मैंने क्या बोला, यहां पर एक लाइन बोली, बोला मैंने कि ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन रिप्रेजेंट करना है तो फंडामेंटल क्वांटिटी के ही आप क्या करिए, जो भी यूनिट है उसी का कैपिटल लेटर सिंबल लेके उसी को रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मास, लेंथ, टाइम। क्या ये तीनों में करंट का आता है, नहीं, नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या था, उसमें 4 और फंडामेंटल क्वांटिटी थी एसआई में, जिसमें से क्या था, करंट, करंट, है ना। तो इसका मतलब करंट का क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ क्या जाएगा डायमेंशन में, m0, l0, t0 और e टू द पावर 1, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़े, इसको साथ साथ में शॉर्ट नोट बनाते रहिएगा, ओके, ठीक है, कर देंगे। पहले ये कंक्लूड कर देते हैं, फिर पीछे कर देंगे। तो यहाँ पर वेक्टर लॉ को ये ओबे नहीं करता है, क्योंकि डायरेक्शन डिपेंडेंसी नहीं होती है, तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, ठीक। ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए चाहिए और कुछ भी नहीं। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो ठीक है, जब चेक कर लेते हैं फिर से। 1 एम्पियर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो कब पॉसिबल है, जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में आपके कंडक्टर से फ्लो करेगा। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, कूलम पर सेकंड क्या होता है, एम्पियर, 1/1 क्या हो जाएगा, 1। देखो ये प्रूफ हो गया, है ना। तो इसका मतलब है when the current through any conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge is flowing per second through any cross section of
द वायर। समझ गए? जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर फ्लो होता है तो उस समय करंट कितना होता है? 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्या है देखिए, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि आपका जो कभी भी अगर एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया, जो चार्ज है वो जो फ्लो होता है, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ठीक, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहा है, लेकिन जो आपका यहाँ पर ध्यान देना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ करंट ली गई वो हमेशा कहते हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। अच्छा, और निगेटिव चार्ज है तो उसका मतलब तो ये होगा ना कि वो निगेटिव से निकलेगा और पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का देखो एनिमेशन, देखो ध्यान से, है ना? यहाँ पर एनिमेशन को देखकर क्या लगता है कि जो आपका चार्ज फ्लो हो रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम सिर्फ चार्ज की डायरेक्शन को लेके चलते हैं, ठीक है, तो उस केस में तो गड़बड़ हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस चार्ज ऑफ करंट क्या होगा? ये, बट करंट की खोज इलेक्ट्रॉन से पहले हो गई थी। ये स्टोरी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट की खोज पहले हो गई थी इलेक्ट्रॉन की खोज होने से पहले। तो पहले से ही कन्वेंशनली ये डिसाइड हो गया, क्योंकि तब किसी को नहीं पता था डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। तो पॉजिटिव से उन्होंने हमेशा के लिए अज्यूम कर लिया कि करंट हमेशा पॉजिटिव से फ्लो करेगा निगेटिव की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो इस चीज के कॉन्फ्लिक्ट में काफी साइंटिस्ट आए, लेकिन ये कंक्लूड हुआ कि अगर हम इसको चेंज करेंगे तो पूरी आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी की जितने भी रूल्स है सबको चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा कंक्लूजन ये है कि इसके कारण किसी प्रकार का हमारे जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, जो भी हम इसका एक्सपेरिमेंटल करते हैं, उससे वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, आउटपुट में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं मिल रहा है हमें अपने ऑपरेशंस में। दैट इज व्हाई ये इतनी बड़ी बात नहीं मानी गई, तो इसको बोल दिया गया कि इसको ऐसे पढ़ना है कि कन्वेंशनली हम लोग मान के चलते हैं कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये है इसका एक्चुअल रीजन, इसलिए यहाँ लिखा भी है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और अप्लाइड जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको पता है क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगी, है ना? अभी पढ़ के आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के आए। इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज हमेशा आउटवर्ड फील्ड इमिट करता है और निगेटिव चार्ज हमेशा इनवर्ड करता है। तो इसका मतलब अगर एक चार्ज पॉजिटिव रखा है, एक निगेटिव रखा है, तो फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी, है ना? सिंपल है। तो बस, तो अगर मैं देखूं तो इसको भी देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका हमेशा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तरफ होगा। ठीक है, बहुत सिंपल था। तो यहाँ पर कह भी रहे हैं इट इज अपोजिट और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और आयंस। प्रोटॉन बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ठीक, ये आपका रीजन है। ओके, आगे बढ़े, करिए पॉइंटर्स के फॉर्म में नोट करिए। ये तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं ना। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, इसको हम लोग J से डिनोट करते हैं, किससे? कैपिटल J से डिनोट करते हैं। अच्छा, कभी भी अगर हम कंडक्टर को देखेंगे, ध्यान से देखो, कंडक्टर है, यहाँ से अगर मैंने इसको कटिंग करी तो एक सर्कुलर आपको सिलेंडर दिखेगा। अगर मैं कहता हूँ कोई भी वायर है, जैसे ये देख लो, ये है ना, ये एक सिलेंडर है कि नहीं है? ध्यान से देखो, ये एक सिलेंडर है, आपको देखो सामने से क्या दिख रहा है, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया कई बार आपको पता नहीं होता, आपको ऐसा लगता है कि आपको आता है। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन देखिए कंडक्टर रखा हुआ है। ठीक है, तो जब मैं बार बार बोलूंगा क्रॉस सेक्शन एरिया, करंट हमेशा इंटर कहां से करेगा? इस रेड वाले पॉइंट से, और निकलेगा कहां से? इस व्हाइट वाले पॉइंट से, यही तो होगा ना हमेशा। अच्छा, तो इसका मतलब है करंट इधर से ऐसे चल के जा रहा है ना, इसके अंदर या इसके ऊपर चल के जा रहा है, ऐसा कुछ। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया ये जहां से करंट आपका इंटर कर रहा है, ये रेड वाला पोर्शन, इधर सिलेंडर है तो दोनों तरफ बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है आपकी? ये है, देखो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक, और ध्यान रखना सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को देखना है, तुमको निगेटिव को मत देखना, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो मैंने ये बना दिया है, लेकिन मैं इसको एकदम छुपा दूंगा, ठीक है, ताकि आप डरे ना। ठीक, अब यहाँ से जा रहा है, जिसका मतलब सर इधर पॉजिटिव होगा बैटरी का और इधर क्या होगा? तभी ये पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर की तरफ जा रहा है, तो यही डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वेरी गुड।
तो ध्यान देना, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस सर, दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ क्रॉस। अच्छा, तो इसको मैं कैपिटल ए से डिनोट कर सकता हूं, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो सर आपने बहुत अच्छे से बेसिक मैथ पढ़ाया था, तो मुझे पता है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक बना लीजिए, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। क्या भाई, ठीक है, ठीक है। अब पढ़ो इसको, करंट डेंसिटी, और ध्यान से यही से, ये मैं रटवाऊंगा नहीं, इसको मैं ऐसा बताऊंगा कि तुम्हें याद जाएगा। Current density at any point inside a conductor is defined as a vector having magnitude equal to current per unit area। मैंने डेंसिटी पढ़ाया था, डेंसिटी क्या सिखाया था, डेंसिटी मतलब आप किस प्रकार की वॉल्यूम की निकाल रहे हो, तो अगर आप मास की डेंसिटी देखोगे तो टोटल मास को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, चार्ज की डेंसिटी देखोगे तो टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, है ना। जिसको कहते थे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वे कहते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता था सर, है ना। सिग्मा के लिए क्या करते थे सर, एरिया के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, क्योंकि वर्ड देखो क्या है, सरफेस, सरफेस मतलब सरफेस एरिया हो रहा होगा, ठीक है। तो पूरे चार्ज को पूरे सरफेस एरिया से डिवाइड कर देते थे, तो मिल जाता था सिग्मा। अभी क्या कह रहे हैं, करंट डेंसिटी। मैंने क्या बोला था कि फिजिक्स पढ़नी है तो फिजिक्स में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फिजिक्स का जो नाम होता है ना हेडिंग का, वहीं से आंसर आ रहा है, करंट की डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब करंट की डेंसिटी, मतलब पूरे करंट को। अब वो देखो कि वहां पर वो बन क्या रहा है, एरिया बन रहा है, वॉल्यूम बन रहा है, या फिर आपकी लेंथ बन रही है। तो इस केस में तो सर एरिया है ना, है ना, एरिया बन रहा है। तो मैं पूरे करंट को पूरे एरिया से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, करंट डेंसिटी। बुद्धि लगानी नहीं है, एकदम सिंपल है। तो फॉर्मूला अगर किसी ने पूछ दिया नींद में भी तो बता देंगे, ये सर I अपॉन ए। अब ये वेक्टर वेक्टर का सिस्टम अभी समझ नहीं आ रहा, अभी तो एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं ना। मैग्नीट्यूड निकाला मैंने मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू निकाली। अभी डायरेक्शन का चक्कर क्या है, डायरेक्शन का चक्कर ये होता है, हमने क्या सीखा था, फॉर्मूला बनाना है, बहुत सिंपल, दिमाग नहीं लगाना, फिर से दिमाग नहीं लगाना। क्या करना है, ढूंढो इसमें से वेक्टर कौन है, वेक्टर तो एरिया है सर, आई तो स्केलर है, तो मतलब जो डायरेक्शन ये भाई साहब हमें देंगे वही मेरे फॉर्मूले में आएगा, और वही जे का डायरेक्शन होगा। हाँ, तो इसका मतलब है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वही जे का डायरेक्शन होगा, और कोई चांस ही कहां है सर, ये कर क्या सकते हैं, इनका ऑप्शन क्या है, देयर इज नो ऑप्शन, तो दिमाग लगानी नहीं है। फिर से दिमाग लगाएंगे तो कभी भी सही आंसर नहीं आएगा, ठीक है। दिमाग नहीं लगाना है, इसीलिए दिमाग लगाना ही नहीं है, ये हो गया। अब लेकिन सर ये तो आसान आसान पढ़ा रहे थे तो मजा आ रहा है, अब थोड़ा कठिन करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी डेफिनेशन हो गई। यहाँ ध्यान रखना, रिमेंबर जो पॉइंट लिखा है, द सरफेस इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो। आप ध्यान रखना थ्रू दैट पॉइंट। इस केस में क्या हो जाएगा सर, ये क्या कर दिया, टेढ़ा काट दिया सिलेंडर को, क्या कर दिया, टेढ़ा काट दिया। तो अभी तो पहले वाले केस में एरिया वेक्टर और जे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ध्यान देना, हमेशा नॉर्मल होना चाहिए। तो जो ये एंगल बन रहा है वो एंगल का कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, एंगल का कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे। और ज्यादा डरना फिर से नहीं है, दिमाग लगाना है बस, ठीक है। तो जब आप दिमाग लगाओगे और डरोगे नहीं तो तुरंत आपको आंसर इसका मिल जाएगा। तो जल्दी से ये लिखिए, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा और अच्छे से, ठीक है। लिखिए, फटाफट लिखिए, जल्दी नोट करिए, कंटिन्यू करें, हो गया। चलो देखो आगे, देखिए आगे देखिए। तो यहां तक तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने पूरी क्रॉस सेक्शन ले लिया, लेकिन अगर मैं कहता हूं तुमसे कि अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ छोटे से पोर्शन के लिए चाहिए, मैंने छोटा सा पोर्शन क्या ले लिया, छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लिया, डीए, क्या ले लिया, डीए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर मुझे निकालना है फॉर डीए, तो डीए से करंट कितना जाएगा, डीआई जाएगा, है ना। फॉर स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया, मैंने क्या ले लिया, डीए क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, ठीक है। तो करंट क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा, डीआई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू डीआई अपॉन डीए, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ठीक। अच्छा डीए होगा कि डीए कॉस थीटा होगा, डीए होगा अभी, क्योंकि थीटा 0 है ना। यहां लिखूंगा फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, दोनों एक ही लाइन पे हैं, तो चलो खुश रहो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
तो DI को मैं और कैसे लिख सकता हूं सर? DI को लिख सकते हैं J डॉट DA। डॉट क्यों कर दिया सर? क्योंकि सर दोनों आपकी क्वांटिटी वेक्टर हैं और करंट क्या होता है? स्केलर। ठीक है, अगर वो स्केलर है तो इसका मतलब है देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि जब दोनों का स्केलर प्रोडक्ट कर देंगे, इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तभी आपको एक स्केलर वैल्यू मिलेगी, है ना? तो स्केलर वैल्यू मिलेगी तो मतलब सर ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो DI इज इक्वल टू J डॉट DA, या फिर इसको लिख सकते हैं DI इज इक्वल टू J DA cos ऑफ थीटा, है ना? थीटा 0 तो J DA हो जाएगा। अच्छा, पूरी वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्यों करना है? DI सब जोड़ते जाएंगे, टोटल हमें करंट मिल जाएगा I। तो इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा बताओ? J DA, है ना? J तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, DA का इंटीग्रेशन A हो जाएगा और I। ठीक है, चलिए तो इसको आप कंक्लूड कर सकते हैं। इसको क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देखिए, पहले तो J वेक्टर के फॉर्म में लिखा मैंने देखो यहाँ पर n यूनिट वेक्टर यूज किया हुआ है और मैंने अपने फॉर्मूले में ऐसे वेक्टर यूज किया है। तो दोनों मैंने सिखाया था कि अगर आप यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे और उसका डायरेक्शन अलग कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों फॉर्म है, तो मैंने यहाँ पर इसको और भी लिख देता हूँ, DI/DA into n यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये क्या है? ये डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर है, लिख देता हूँ डायरेक्शन ऑफ एरिया। ठीक है, जो डेरिवेशन पीछे कर रहा था उसको कंटिन्यू कर दूं? आई थिंक यहां तक कर दिया था मैंने। ठीक, J डॉट DA डॉट के फॉर्म में लिखना है तो cos थीटा को हटाना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी cos 0 लिया हुआ है। तो cos थीटा को मैं चाहूं तो ये देखो, इसके बाद मैं इसको लिख सकता हूं J डॉट DA वेक्टर। क्या गलत कर दिया? ठीक है, ठीक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? J डॉट A। ठीक है, इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे तो ठीक। ये किसके लिए? I। I is equal to J वेक्टर डॉट। चलो, अब ये तो आज ये हो गया, जरा इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? हमेशा एरिया वेक्टर ये होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर क्यों? देखो ये सरफेस कैसा है? एक एंगल पर है ना? इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक। और करंट कैसे जा रहा है? करंट U जा रहा है। तो एंगल कितना बनेगा? थीटा, क्योंकि ये देखिए ये कितना एंगल बनाता है, यहाँ से थीटा बना रहा है। देखो ये ऐसे यहाँ तक ऑलरेडी बना हुआ है, फिर भी मैंने दो बार बना दिया, मैंने समझाने के लिए बनाया था, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींच दी सरफेस के ऊपर और अंदर वाली जो सरफेस है उससे एक एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है एंगल? थीटा बन रहा है। ठीक है, और ये कौन सा डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पर हमेशा J ले लिया। ठीक, चलो अब देखो ध्यान से, अब इसका कंपोनेंट रिजॉल्व करोगे तो इसका ए भी कंपोनेंट आ सकता है, दैट इज DA cos थीटा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो फिर यहां से डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं DI is equal to DA cos थीटा और वापस से सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों केस में आपको सिखा दिया। ठीक है, आंसर सेम आ रहा है। ठीक है भाई, पक्का? चलो ये नोट कर लीजिए, ये है आपका डेरिवेशन फॉर। ऑलरेडी ये डेरिवेशन एक्चुअली इसी के लिए कर रहे थे हम, थीटा को मैंने जीरो नहीं लिया था ना, तो ऑटोमेटिकली सेम चेंज। हाँ, पॉइंट नहीं कहते बेटा, डॉट कहते हैं उसको। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है ना वो। ठीक, नोट कर लें इसको फटाफट। ये वाला तो हो गया था आई थिंक। चलिए ये कर लें फटाफट, मैं उसी का कंक्लूजन है। ठीक, तो करंट डेंसिटी एट पॉइंट, किसी भी पॉइंट P पे निकालना है, उसको निकालने के लिए J इज इक्वल टू DI अपॉन DA वेक्टर कर सकते हैं या फिर DI अपॉन DA डॉट एन यूनिट वेक्टर। If the area is not normal to the current but makes an angle theta, जो कि मैंने डेरिवेशन किया था उसके लिए, ठीक, then the normal to the direction of current, then J will be given by DI upon DA cos theta और DI is equal to DA cos theta and फिर कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग J डॉट A से फॉर जो आपका करंट है, करंट का फॉर्मूला यहाँ से अलग कर लो। ठीक है बेटा, ये हो गई तुम्हारी करंट डेंसिटी। ठीक है, देखो नेक्स्ट, चलो देखो करंट डेंसिटी J इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इट इज डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स SI यूनिट इज एम्पियर पर
मीटर स्क्वायर, सिंपल है ना, I अपॉन ए, यूनिट बना रहा हूँ सिर्फ, I का क्या होता है एम्पियर और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो जगह एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका डायमेंशन लिखना तो क्या लिखोगे, मीटर की पावर -2 इंटू एम्पियर, तो मीटर क्या हो जाएगा L-2 और एम्पियर का क्या होता है A, तो ये डायमेंशन बन गया इसका L की पावर, ठीक है बेटा। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका थर्मल स्पीड। ये देखिए, कंडक्टर्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। जरा इसके लिए पहले हम ये एक एनिमेशन देख लेते हैं। ये देखिए क्या है, ये गुड कंडक्टर है, ठीक ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस पढ़ लीजिए या फिर मटेरियल अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी पढ़ लेते हैं। कंडक्टिविटी मतलब कितने आसानी से चार्ज फ्लो कर सकता है किसी भी मटेरियल के अंदर, जिसकी कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होती है उतने ढेर सारे चार्ज उसके अंदर फ्री होते हैं मूव करने के लिए किसी एक एंड से दूसरे एंड पे। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, जिसमें कम होंगे उसमें कम होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर गुड कंडक्टर की बात करूं, देखो यहाँ पर कितने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है ना, घूम रहे हैं इधर से उधर तक, है ना। और यहाँ पर देखो कम हो गए, सिर्फ 2 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा हुआ सेमी कंडक्टर। सेमी वर्ड का मतलब कंप्लीटली ये कंडक्टर नहीं होता है, आधा अधूरा कंडक्टर, है ना। तो मतलब इसका क्या होता है बेटा, एक लिमिट तक, अप टू सर्टेन लिमिट, इसके बारे में पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, तो मैं इसको सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल पे आपको जानकारी दूंगा। इट एक्ट्स एज इंसुलेटर। अब पहले इंसुलेटर समझ लो। इंसुलेटर में अरे यहाँ तो सर है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, है ना, ये देखो एक भी कोई है ही नहीं, पूरा वीरान पड़ा हुआ है रेगिस्तान की तरह। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो करंट कहां से फ्लो करेगा, तो करंट तो चार्ज के फ्लो से ही होता है। अब चार्ज का फ्लो ही 0 है, तो इसका मतलब है नो करंट, या फिर वेरी वेरी लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, तो मतलब कुछ देर के लिए ऐसा एक्ट करता है कि ये इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर सकता है, बट आफ्टर certain applied voltage it acts as, मैं कहां लिखूं, इसको मिटा देता हूं सेमी कंडक्टर को, ठीक है। it acts as पुअर कंडक्टर। कैसा, मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि आंधी तूफान आ जाएगी और बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देखो इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो मतलब कुछ करंट यहाँ पर जा सकता है, मिली एम्पियर तक करंट जाएगा, बहुत ज्यादा करंट नहीं जाएगा, बहुत कम भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका सेमी कंडक्टर। तो समझे क्लासिफिकेशन क्या है, एक है कंडक्टर, एक है सेमी कंडक्टर और एक क्या है इंसुलेटर, ठीक है। तो कंडक्टर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मतलब मेटल, ये क्या है मेटलॉइड, जिसका मतलब है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और नॉन मेटल में तो कुछ भी ले लो, ग्लास ले लो, है ना, वुडन ले लो, जितने भी आप जानते हैं, प्लास्टिक ले लो, ये सब क्या है आपके इंसुलेटर। अब वापस से आते हैं, अब पढ़ने में अच्छा लगेगा। कंडक्टर्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब कहेंगे तो समझ में भी आ जाएगा ना कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ठीक है। विच आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, कह रहे हैं कि जो कि कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं, ठीक। ड्यू टू रैंडम मोशन द फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद पॉजिटिव मेटल आयन विद हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत ढेर सारे लोगों की फ्रीक्वेंसी, क्या मतलब क्या होता है, एक अगर एक टाइम इंटरवल तक किसी चीज को ऑब्जर्व करो, उसमें एक पैटर्न चल रहा है, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे मान लो कि मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअसली 10 लोग क्लास में आ रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी बन गई है ना 10 लोगों की, है ना। तो अब यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी से अगर मैं यहाँ पे बार बार अगर हिट कर रहा है, अंडरगो चेंज इन डायरेक्शन एट ईच कोलिजन, सो द थर्मल वेलोसिटी आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है। एक बार इसके लिए एनिमेशन देखते हैं, ठीक। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर, है ना, अलग अलग डायरेक्शन से मोशन कर रहे हैं, कोई फिक्स डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है ना, यही तो कह रहे थे। और ये हो क्यों रहा है, यहाँ पर जितने पॉजिटिव आयंस हैं उन पे जाके वो कोलाइड कर रहे हैं, टकराने के बाद। जैसे मान लो इधर से कोई आ रहा है ना, ये चार्ज आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव है, ठीक, यहाँ से इस पे टकराया, उसका ये इधर चला गया, ठीक। फिर इधर से कोई आ रहा है, इस पे टकराया और इधर चला गया, ठीक है। तो इसीलिए रैंडम मोशन करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव तो कहीं नहीं जा रहा,
कौन है फ्री, वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार, फ्री इलेक्ट्रॉन, बार बार कह रहा हूं फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब कि बेचारा सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही फ्री है, पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जा सकता, वो अपनी जगह पर बैठा रहेगा। तो मतलब ये आएगा, इस पर टकराएगा, किसी डायरेक्शन चला जाएगा। तो ध्यान से देखो फिर से, ये मोशन कैसे कर रहा है, ये देखो, है ना। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अगर मैं नेट फ्लो ऑफ चार्ज देखूं तो मैं जीरो क्यों कहता हूं, वो मैं जीरो क्यों कहता हूं, जीरो इसलिए कहता हूं कि जहां मान लो इस तरीके से यहाँ ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने आपके इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं और जितने आपके इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, सब क्या है, नेट इक्वल टू, मतलब मान लो दो लोग यहाँ से उठ के चले गए इधर और दो लोग यहाँ से उठ के चले गए इधर, तो अगर मैं देखूंगा तो मुझे तो सेम ही जगह दिखेंगे ना सब, तो कुछ मोशन हुआ, सारे तो चाइनीज है ना, एक जैसे दिखते हैं सारे के सारे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां चला है, यहां से यहां चला जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है हमारे लिए, तो वो उसी जगह पर बैठा हुआ है ना। तो ये क्या है, रैंडम मोशन करने की वजह से ये ऐसा भी नहीं हो रहा है कि इस कंडक्टर के बाहर कूद के चले जाएं, ऐसा भी नहीं हो रहा है, कंडक्टर के अंदर ही रहना है। तो इसका मतलब है कि टोटल मेरे लिए इलेक्ट्रॉन तो कितने रहेंगे, 50 ही रहेंगे ना, तो नेट फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो फिर से, ये भी एनिमेशन देख लो, तो जो बार बार कह रहे थे ना कोलिजन हो रहा है, देखो टकरा रहा है फिर बाउंस कर रहा है, अब ये क्या हो गया, देखो यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पोलैरिटी लग गई, बैटरी लगा दी मैंने, तो सब एक तरफ भागने लगे, वो भी समझाएंगे। अभी सिर्फ इतना देखो, आधा एनिमेशन समझो, ठीक। जब वो बाउंस कर रहे हैं टकराने के बाद, कुछ दिख रहा है आपको, जब एक डायरेक्शन जा रहे हैं, वो बात अभी मैं दोबारा बताऊंगा, जो देखना है वो सिर्फ इतना देखना है, ये आपके जितने इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, अब टकरा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ थर्मल स्पीड में चलते हैं वापस से, देखिए, तो कह रहे हैं यही, देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, अंडरगो चेंज इन डायरेक्शन, क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, और हर कोलिजन के बाद हो रही है, अभी दिखाया मैंने, है ना, हर बार टकरा के अलग डायरेक्शन जा रहा है। जो थर्मल वेलोसिटी है वो क्या है, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में आप दे दीजिए, जितने इलेक्ट्रॉन है सबको अलग अलग डायरेक्शन आप पकड़ा दीजिए, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है वो आप उनको दे दें, ठीक। तो मान लीजिए अगर पहले वाले इलेक्ट्रॉन को हमने u1 दिया, दूसरे वाले को u2 दिया, u3 दिया और वेलोसिटी दिया, एरो बना रहा हूं मैं, एरो का मतलब क्या, डायरेक्शन दे रहा हूं, है ना। तो ध्यान रखना कि अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, un मैंने दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, un हमने दे दिया इसको, टोटल नंबर ऑफ जो आपका पॉसिबल डायरेक्शन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद देखो ध्यान से, अगर मैं करूं बी द इंडिविजुअल थर्मल वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन एट एनी गिवन टाइम, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या होता है भाई, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये डायरेक्शन दिया, क्यों दिया पता है, ताकि पॉजिटिव और निगेटिव दिखा सकूं। अगर मैं बोलता हूं u1 क्या है, आपका राइट साइड जा रहा है, और मैं कहता हूं u2 क्या है, वो लेफ्ट साइड जा रहा है, तो एक आपकी पॉजिटिव हो गई डायरेक्शन, तो दूसरी क्या हो जाएगी, ठीक है। अभी मैंने ये नहीं कहा कि u1 u2 बराबर है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर मैं सारे आपके इस लेफ्ट साइड वाले पकड़ लूं और सारे राइट साइड वाले पकड़ लूं, तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नेट क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब मैंने कहा मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, मैं डायरेक्शन की बात नहीं करी, एंड आपको पता है एक होता है वेक्टर जीरो वेक्टर, जिसको नल वेक्टर भी कहते हैं। नल वेक्टर क्या होता है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है उसकी, आप बता नहीं सकते किस डायरेक्शन जाएगा, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक। तो ये डिबेट का टॉपिक है कि भाई जीरो का मतलब क्या होगा, एक पॉइंट भी नहीं होना सकते। अब यहां से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन पॉसिबल है ना, दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू डिफाइन एनी डायरेक्शन, हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इसको ये भी नहीं कह सकते ये स्केलर है, हम ये भी नहीं कह सकते ये स्केलर है, दैट इज व्हाई हमेशा इसको कहते हैं नल वेक्टर, जिसके यहाँ पे देखो एरो बना है, बिकॉज वी आर फाइंडिंग एवरेज ऑफ वेलोसिटी, हम किसका एवरेज निकाल रहे हैं, वेलोसिटी का एवरेज निकाल रहे हैं। अगर वेलोसिटी का एवरेज निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो आंसर भी हमेशा वेक्टर में होना चाहिए, दैट इज व्हाई मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, लेकिन हमने डायरेक्शन को रखा है, ठीक है। ये हो गया आपका थर्मल स्पीड, ठीक ठीक है, ये सारे टॉपिक एक साथ ही मैंने बताए, ठीक। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या कह रहे हैं, जब यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है और यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस यही तो होता है ना, वायर में हमने एक यहाँ से एक बैटरी लगा दी, यही तो होगा ना, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा और ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, तो एब्सेंस का मतलब है कि इसको यहाँ से मिटा दो, है ना, तो इसका मतलब रैंडम मोशन होगा, जो कि हो रहा है ऑलरेडी, देखो ये सब रैंडम मोशन कर रहे हैं,
है ना। लेकिन कोई इसके बाहर, अगर ये एंड ए है और ये एंड बी है, इसके बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो ये देखो, यहां पर देखो, द फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ कंडक्टर गेन एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग के टेम्परेचर का क्या करता है, एनर्जी गेन करता है। ठीक, अब ये ध्यान रखना है यहाँ पर, एंड मूव रैंडमली इन द कंडक्टर, और इसी एनर्जी का ये रैंडम मोशन भी कर रहा है। द एवरेज ट्रांसपोर्ट एंड एवरेज वेलोसिटी इज 0 for a large number of free electrons. There is no flow of electron, there is no flow of current due to thermal motion of free electron. Important बात है यहाँ पर, कह रहे हैं कि कितना भी रैंडम मोशन हो जाए लेकिन ये करंट फॉर्म नहीं कर सकता, बिकॉज कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्टर को छोड़ के बाहर नहीं जा रहा है, सिर्फ एनर्जी गेन करने कारण क्या कर रहे हैं, उछल रहे हैं, है ना। जैसे गर्मी लगने लगती है तो आप चेयर पे बैठ नहीं सकते, आप उछलने लगते हैं, है ना। उछल के क्लासरूम इधर से उधर, क्लास के बाहर नहीं जा सकते ना आप लिमिटेड टू द स्पेस है कि नहीं है। लेकिन अगर अभी आपको मैं क्या कर दूं, गेट ओपन कर दूं, कहता जाओ सब लोग, मैंने क्या कर दिया, आपको पोटेंशियल दे दिया, है ना। तो आप क्या करोगे, आप फटाफट क्लास से बाहर भागोगे, है ना। कोई कोल्ड ड्रिंक पकड़ेगा, कोई बर्फ लेगा, है ना, कोई जाके नाले में कूद जाएगा छोटी गंगा समझ के। तो ये सब क्या है, ये सब आपके पास ये पोटेंशियल आ गया, फ्रीडम जो आ गई। ठीक, तो इन एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन हैव रैंडम मोशन, इसके कारण वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। वही आपके सामने एनिमेशन बना हुआ है। लेकिन इसके बाद की बात मैं पहले ही सिखा दे रहा हूं, यहां पे मैंने क्या कर दिया, ये निगेटिव हो गया और ये तेरा पॉजिटिव हो गया। ठीक, ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। यहां देखो सारे पॉजिटिव बने भी हुए हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। यहां आ गया आपका तुम्हारा सारा पॉजिटिव, ठीक है। मैंने यहां से वायरिंग कर दी है, नीचे देख लो, ठीक है। आपको इतना समझ में आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है। ठीक, बैटरी लगा दी और ये हो गया तेरे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये निगेटिव। इस वायर से यहां पर सारे निगेटिव चार्ज आ गए, तो ये निगेटिव नेगेटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव। ठीक, अब क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज जो एक्युमुलेट हो गया एक एंड पर, इसके वजह से क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, है ना, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी इस कंडक्टर के अंदर, वो क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, सर नेगेटिव टू पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि सर करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव गलत आंसर है बेटा, काहे भूल जाते हो। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होती है पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव के लिए इनवर्ड होती है। रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, मैंने बोला था कि कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रॉन का केस है। इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। और ये कैसे, चलो ये सब तो गलतियां हो भी सकती है, लेकिन आप ये कैसे गलती बता सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और नेगेटिव चार्ज से, नेगेटिव चार्ज अगर मेरे पास होगा तो मेरे लिए अंदर की तरफ एरो आएगा, इनवर्ड फील्ड। अगर मैं पॉजिटिव रहूंगा तो मुझसे बाहर की तरफ, तो पॉजिटिव यहां था तो यहां से हमेशा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन सब पर क्या लगेगा, एक फोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और नेगेटिव के कारण फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो सब के सब एक रास्ते में अलाइन हो जाएंगे। देखो सब भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं। अब ये जब भागेंगे तो इनको एक रास्ता मिल गया, ये वायर, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन यहां से कहां आके खत्म होंगे, पॉजिटिव पे, और करंट कैसा दिखेगा, करंट हमेशा सर पॉजिटिव दिखेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये आपका करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, समझ गए, ये होता है, ठीक है। चलो यही चीज यहां पर आपको पढ़नी थी। तो यहां पर जो स्पीड गेन करेगा, ठीक है, जो स्पीड गेन करेगा टेम्परेचर के कारण, इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। उसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर, जिसको आप लिखेंगे 3/2 k, ठीक है। k क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t क्या है, टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर t की वैल्यू कितनी होगी, 300 केल्विन, ठीक। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे तो Vrms की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। यही है थर्मल स्पीड एट रूम टेम्परेचर। समझ गए? तो रूम टेम्परेचर पे कितनी होती है थर्मल स्पीड भाई? रूट मीन स्क्वायर स्पीड 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर के लिए Vrms इज इक्वल टू क्या जाएगा? अंडर रूट 3 kT अपॉन m। समझ गए? ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, अगर नहीं आ रहा है मैं कर देता हूँ। 1/2m इंटू वी स्क्वायर था इज इक्वल टू 3/2 kT। ये देखो 2 2 कट जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 kT अपॉन m, v इज इक्वल टू अंडर रूट। ठीक है, देखो ये सेम फॉर्मूला है। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दोगे देन यू कैन गेट दिस वैल्यू। ठीक है, सिंपल है। चलो आगे देखिए। ठीक है, यहां पर देखना ये क्या है? ये मीन फ्री पाथ क्या होता है? इसको लैम्डा भी कहते हैं। द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज द मीन फ्री पाथ। अच्छा, अगर इस एनिमेशन में आपको समझ में आए तो बढ़िया है। देखो मैं ढूंढ रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन पकड़ूंगा वही दिखाऊंगा। देखो 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 देखो, अगर तुम इसको यहां पे मैं सर्कल बना रहा हूं, यहां देखना ध्यान से। एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक, दूसरे से टकराएगा और उसके बाद दूसरे कोलिजन के पहले तक उसको कुछ डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। देखो ये टकराया, फिर वो चला गया, है ना? अब ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। जो एवरेज दूरी तय करनी पड़ रही है एक इलेक्ट्रॉन को दो कोलिजन के पहले, मतलब पहला कोलिजन हुआ फिर दूसरा होने वाला है, उससे पहले जितनी दूरी उसने तय करी वो कौन सी हो गई? मीन फ्री पाथ, जिसको लैम्डा कहते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन। तो अगर एवरेज निकालना तो जितनी बार कोलिजन हुआ होगा, 50 बार हुआ होगा, 100 बार हुआ होगा, तो हर बार एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन में एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब जितनी डिस्टेंस है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा, सबको निकालो, सबको जोड़ दो और डिवाइड किससे करोगे? 50 से, और आपको क्या मिल जाएगा? मीन वैल्यू, है ना? तो आपने क्या निकाला? फ्री पाथ निकाल लिया पहले, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ठीक है, सक्सेसिव फ्री पाथ। उसके बाद उसका मीन निकाल लिया। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज, एवरेज निकालना। ठीक, हर बार कोलिजन के बाद कितनी दूरी वो तय कर रहा है वो फ्री पाथ हो गया। फिर मीन फ्री पाथ का मतलब उन जितनी कोलिजन किसने किए, 50 किए, तो 50 बार जो दूरी उसने तय करी उसको ऐड करो, डिवाइड कर दो 50 से, यू विल गेट लैम्डा। ठीक है, और यहाँ क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली वो 10 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। एंगस्ट्रॉन स्मॉलर वैल्यू होती है लेंथ की। ठीक है, समझ में आया? तो मेटल्स में ये वैल्यू बहुत छोटी होती है। ठीक है, समझ में आया? बहुत जल्दी जल्दी कोलिजन होता है ना इसमें, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा भीड़ होगी तो करीब करीब हो जाएंगे ना, लड़ेंगे सब एक दूसरे से। और इंसुलेटर में ये वैल्यू इतनी होगी क्या? इससे ज्यादा होगी या होगी ही नहीं, इससे बहुत ज्यादा हो जाएगी। चलो उसमें तो अभी दिखाया था, ड्रॉट पड़ा हुआ था, इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं इंसुलेटर में, भूल गए? ठीक, सेमीकंडक्टर में ज्यादा होगी सर, उसमें कम इलेक्ट्रॉन है ना? चलो ये हो गया तुम्हारा मीन फ्री पाथ। अब बात होती है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ठीक, बस 2 मिनट और मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, रिलैक्सेशन टाइम जिसको टाउ से रिप्रेजेंट करा जाता है, द एवरेज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इन द इज द रिलैक्सेशन टाइम। फिर से अभी डिस्टेंस देख रहे थे, अब टाइम देखो। एक कोलिजन हुआ, दूसरा कोलिजन हुआ, उसके बीच टाइम, फिर दूसरा, उसके बाद फिर से किया उसने, अगर 100 बार कोलिजन किया होगा, ठीक, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आप क्या निकालेंगे? आपको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है, T1 T2 T3 सबका। ठीक, अगर हमें टाइम निकालना, टोटल टाइम बिटवीन टू कोलिजन फॉर ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ ले लिए, सबके बीच में देख लिया जो आपके इंटरवल है, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टाउ मिल जाएगा, इसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और इसकी वैल्यू मेटल्स में कितनी होती है? 10 की पावर -14 सेकंड, बहुत कम होती है ये। ठीक है, समझ में आया? मतलब समझ लो 1/10 की पावर 14 सेकंड, इतना कम। ठीक है, ये हो गया टाउ। चलिए अगली क्लास में हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक, यहां से अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो मेन टॉपिक है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, थर्मल स्पीड तक पढ़ लिया, यहाँ तक चाहेंगे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस भी लाया था लेकिन आई थिंक थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। ठीक, इसको एनिमेशन दिखा सकता हूँ मैं आपको आज। एनिमेशन देखना चाहो तो देख लो, हम लोग ने ऑलरेडी अभी देखा है, फिर से एक बार इसको देखो। हाँ, अभी बताया था मैंने, सेम चीज को दोबारा से दिखा रहा हूं। देखो ये अभी मैंने किया था ना उसमें, उस एनिमेशन में कर दिया था।
ठीक है, तो हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।